नमस्कार दोस्तों, जैब के इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस पहले एमसीक्यू सीरीज के पहले क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग तैयार हो इन एमसीक्यूज को आंसर करने के लिए। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था 600 प्लस एमसीक्यूज ईच कंपोनेंट के हम डिस्कस करेंगे और उसके थ्रू हम पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम 20 एमसीक्यूज लेकर आ गए हैं इस सेशन में, जो कि हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ उसके एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो और फिर अपनी जो प्रिपरेशन का लेवल है उसको भी चेक कर सकते हो। तो फटाफट से सबसे पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यहां पर देखिए दिया गया है, according to Angus Madison database, which two countries contributed 50.5% of global GDP in 1000 AD। तो ये डेटाबेस के बारे में तो हम जानते हैं। इससे जो इकोनॉमिक हिस्ट्री, हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनसे रिलेटेड डिस्कशन किया गया है इस डेटाबेस में। और एक जो फिगर इसमें दिया गया है वो ये है कि 50.5% ग्लोबल जीडीपी का सिर्फ 2 देश कंट्रीब्यूट कर रहे थे 1000 एडी में। वो कौन से 2 देश हैं? ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये चीज हमें याद रखनी है और ये काफी ज्यादा इंडिया से जुड़ी हुई है, इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, ब्रिटेन चाइना या फिर ब्रिटेन एंड अमेरिका, कौन सा सही जवाब है दोस्तों? यहाँ पर फटाफट से आप सोचिए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं आपसे कहूंगा कि इन सेशंस का सबसे अच्छे तरीके से फायदा उठाने के लिए एक आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, हर एक का क्वेश्चन का आंसर लिखते जाइए एंड देन कीप चेकिंग कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, 20 में से आपके पॉइंट्स कितने बनते हैं। तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर सही जवाब है इंडिया एंड चाइना, बी। अगर आपने बी जवाब दिया है एब्सोल्युटली करेक्ट है आपका आंसर। इंडिया एंड चाइना जो है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 50.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन 1000 एडी। उसके बाद ब्रिटिश जो है रूल करने आ जाते हैं इंडिया पे और चाइना पर भी कई सारे जो है इश्यूज होते हैं और फिर ये जो परसेंटेज है वो गिरता जाता है, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये पूछा जा सकता है इन द एग्जाम। फटाफट से सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है इंडियन इकोनॉमी इज रैंक डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक तो नॉमिनल मेथड है, नॉर्मल मेथड है, जिसमें हम कह सकते हैं इंडिया जो है एक्चुअली 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाता है इन दैट टर्म्स। अब एक और मेथड है जिसे हम परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं। तो इसमें हम एक बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं और उनको कंपेयर करते हैं कि इंडिया एंड किसी और कंट्री, एक रेफरेंस कंट्री लेट्स से यूएस है, वहां पर इन बास्केट ऑफ गुड्स का क्या प्राइस है, उसके बेसिस पर हम एक एक्सचेंज रेट जो है वो लेते हैं, राइट। एक्चुअली हमारा जो एक्सचेंज रेट है $1 पे अराउंड 80 to 85 हमारे रुपीज जो है होते हैं, बट इसके हिसाब से लेट्स से सम 20 रुपीज हो रहा है, ठीक है। तो $1 और सामने जो है बास्केट, इनको बास्केट ऑफ गुड्स का अगर आप कंपेयर करोगे तो एक्सचेंज रेट निकल कर आता है। उसके बेसिस पर जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यूज बदल जाते हैं और उसके बेसिस पर जब जीडीपी कैलकुलेट की गई है तो इंडिया का रैंकिंग क्या है वो पूछा गया। इज इट फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड या फोर्थ? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ पर सही जवाब है सी। अगर आपने सी जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया इज एक्चुअली रैंक थर्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेसिंग पावर पैरिटी को अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडिया की रैंकिंग थर्ड है, राइट। तो इफ यू हैव आंसर्ड सी दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द अदर नेम फॉर टेरिशियरी सेक्टर इज, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करें, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाएंगे और सभी तरह के ईच एंड एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहा है, सभी तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो जो आ सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कवर होगा, राइट। तो ये जो है इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। द अदर नेम फॉर टेरिशियरी सेक्टर, राइट। ये अलग अलग सेक्टर्स हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें हम देख सकते हैं बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, क्वार्टरनरी, क्वीनरी सेक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं हमारी किताब में। तो टेरिशरी सेक्टर का अदर नेम क्या है? इज इट इंटेलेक्चुअल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर? इनमें से कौन सा सही है? तो टेरिशरी सेक्टर की जब हम बात करें, टेरिशरी सेक्टर होता क्या है? मेनली इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है।
तो यहाँ हम कह सकते हैं टेरिशरी सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन जो जाता है वो सर्विसेज सेक्टर के थ्रू जाता है। सर्विसेज जो है वो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं टू द टेरिशरी सेक्टर। इस वजह से टेरिशरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो अगर आपने सी जवाब दिया है एकदम करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। अब इंटेलेक्चुअल सेक्टर इस तरीके का कोई नाम हम नहीं पढ़े हैं, तो दैट इज नॉट द राइट आंसर। बट देन जो टेरिशरी सेक्टर है इसके दो सब सेक्टर्स माने जाते हैं। पहला तो हम कहते हैं कि क्वाटरनरी सेक्टर, दूसरा हम कहते हैं कि क्वीनरी सेक्टर। ये दोनों सब सेक्टर्स है। अब क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ दिस क्वाटरनरी सेक्टर। इसके बाद क्वीनरी सेक्टर की जब हम बात करें तो मेजर जो लीडरशिप है, जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, वो पार्ट बन जाते हैं ऑफ द क्वीनरी सेक्टर। ये दोनों ह्यूमन रिसोर्स को ही केटर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को ही कैटेगराइज करते हैं एक तरीके से, एंड ह्यूमन रिसोर्स इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ये चीज हम जानते हैं। तो इस वजह से इन दोनों को सब सेक्टर्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर माना जाता है, राइट। तो ये तो थोड़ा सा ज्ञान हो गया। बट देन यहाँ पर अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल सेक्टर, हम कह सकते हैं क्वाटरनरी सेक्टर किसी तरीके से रिलेट कर सकता है, बट ये फॉर्मल नेमिंग नहीं है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर किसे कहा जाता है? सेकेंडरी सेक्टर को, क्योंकि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का। सर्विस सेक्टर जो है ये अदर नेम है फॉर टर्शियरी सेक्टर। एग्रीकल्चर तो हम जानते हैं। तो अगर आपने सी जवाब दिया है तो सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और बाकी ऑप्शंस के बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो इस तरीके से हम जो है आराम से सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं थ्रू दीज एमसीक्यूज पूरा कवर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमीज कंसीडरिंग पर कैपिटा इनकम इनटू डैश कैटेगरीज। अगर आपने आंसर नहीं देखा तो फटाफट से आंसर कर दीजिए इसको। एंड यहाँ पर वर्ल्ड बैंक अलग अलग इकोनॉमीज को क्लासिफाई करता है बेस्ड अपॉन पर कैपिटा इनकम का लेवल उस कंट्री में कितना है, उस इकोनॉमी में कितना है। तो इंडिया को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है वो तो पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इज इट 2, इज इट 3, 4 और 5। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की जब हम बात करते हैं, ये इकोनॉमीज को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है, और इस वजह से हमारा सही जवाब यहां पर बन जाता है सी। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम इज एक्चुअली नेशनल इनकम। जिस भी टर्म्स में आप कैलकुलेट करो, मोस्टली जीडीपी के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं हम। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन, जो भी एरिया है इकोनॉमी है उसके पॉपुलेशन से अगर आप डिवाइड करोगे तो पर कैपिटा यानी कि पर पर्सन इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है वो आपको उसका वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, राइट। एंड अभी की अगर हम बात करें तो अराउंड $1891 है जो कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम है। इसके बेसिस पर इंडिया को भी क्लासिफाई किया गया है बाय द वर्ल्ड बैंक। एंड ये 4 क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो लो इनकम एक है, दूसरा है लोअर मिडिल इनकम, देन अपर मिडिल इनकम एंड हायर इनकम। तो ये जो है नॉर्मल हमारे क्लासिफिकेशंस है, और यहां पर इंडिया फिट बैठता है इनटू द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, राइट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं यहां पर जो रेंज है 966 टू आई थिंक 3895, ये रेंज है पर कैपिटा इनकम की, और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो इनके बीच में आता है। तो इस वजह से इंडिया इज एक्चुअली क्लासिफाइड एज अ लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी बाय द वर्ल्ड बैंक। तो 4 क्लासिफिकेशंस, इंडिया कहां पे? लोअर मिडिल इनकम, राइट। ये भी हमारा रिवाइज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है। तो मेनली 2 तरीके के सेक्टर्स हैं बेस्ड अपॉन द जो उन्हें सर्विसेज मिल रहे हैं या फिर लेट्स से सिक्योरिटी मिल रही है इन अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट, इन अ पर्टिकुलर जॉब, वो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इससे रिलेटेड टर्म्स हम कह सकते हैं सारे के सारे फॉर्मल है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस और कंडीशंस ऑफ सर्विस सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से डिसाइडेड है, और उसी के तरीके से जो भी डिसाइडेड है उसके बेसिस पर ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो चलती है। साथ में एक फीचर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से डिफरेंशिएट करता है, वो है सोशल सिक्योरिटी का। जब आप ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहोगे तो आपको
इंश्योरेंस, पेंशन और भी अलग अलग तरह के अलाउंसेस ये सब मिलते हैं। तो सोशल सिक्योरिटी आपको यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं मिलती, इस वजह से जॉब सिक्योरिटी भी हम कह सकते हैं एक तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती। तो बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आ गया। अब इनको पढ़ के कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो हम देखते हैं। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट डिफाइंड। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली ये होगा। एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ठीक है। एंटरप्राइजेस कई बार रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं होने के वजह से कई सारे जो फैसिलिटीज मिलने चाहिए वो नहीं मिलते जो एम्प्लॉयज वहां पर हैं, ठीक है। तो एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, यस अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है ये। लो वेजेस, अनस्टेबल एंड इरेगुलर वर्क होता है, लेट्स से मैनुअल लेबर है, वो एक एग्जांपल हो गया इसका। तो लो वेजेस है, अनस्टेबल एंड इरेगुलर वर्क है, ये चीजें भी सही है। अब इट रिलाइज लेस ऑन लेबर एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। जब आपका जो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, फॉर्मल नहीं होगा, पहले से चीजें डिसाइडेड नहीं होंगी, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो आप जो टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हो आपका माइंडसेट ही वैसा होगा, और साथ में आपकी जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो भी इंडिजिनस यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं वहां पर। तो ये चीज तो सही है, लेकिन इट रिलाइज लेस ऑन लेबर, ठीक है। तो जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर टेक्नोलॉजी लो यूज कर रहा है तो वो ज्यादा लेबर पे रिलाई करेगा इंस्टेड ऑफ, इन कंपैरिजन टू, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, जो टेक्नोलॉजी है उससे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है कि टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी जो है लेकर आते हैं और लेबर पर हम ह्यूमन जो रिसोर्स है उस पर थोड़ा कम रिलाई करते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में द रिलायंस इज मोर ऑन लेबर, ठीक है, नॉट लेस, मोर ऑन लेबर एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से ये गलत है, राइट। अगर आपने डी आंसर किया है तो दैट इज नॉट करेक्ट। 1, 2 एंड 3 खाली यहाँ पर सही होंगे बिकॉज इट रिलाइज मोर ऑन लेबर। सो ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पर सारा का सारा आपको जो है एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जा रहा है जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 6 क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द डोमिनेंट सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी 1950 में। 1950 में इंडियन इकोनॉमी में डोमिनेंट सेक्टर कौन सा था वो पूछा जा रहा है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, टेरिशरी या सर्विसेज सेक्टर। अब डोमिनेंट सेक्टर की जब बात की जा रही है, डोमिनेंट सेक्टर का क्या मतलब है वो आपको समझना होगा। पहला तो जो जीडीपी को कंट्रीब्यूशन है वो हम देख रहे हैं, इसके साथ हमारा मेन क्राइटेरिया है डोमिनेंट सेक्टर बोलने का, वो है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये दोनों ही चीजें कहां पर हम देख रहे थे और जिस पर सारी की सारी जनता बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, वो चीजें अगर हम देखें तो दैट इज द डोमिनेंट सेक्टर। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितने लोग एम्प्लॉय कर रहा है, इन चीजों के बेसिस पर हम कह रहे हैं कि ये सेक्टर काफी डोमिनेंट था 1950s में, जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। तो द करेक्ट आंसर, इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सेक्टर है ये। यस, अगर आपने ए जवाब दिया है तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है आपका, एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंट था उस समय में। इवन नाउ एम्प्लॉयमेंट जो है मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देख सकते हैं, एंड ऑल्सो द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी वाज ग्रेट, राइट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, ए वाज द राइट आंसर। अब देखिए हम ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेसिस पर भी आप आंसर कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, एम्प्लॉइज इन ऑफिस बिल्डिंग्स, एलिमेंट्री स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज कम अंडर विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ऑफिस बिल्डिंग्स, एलिमेंट्री स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, तो जिस तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं ऑफिस बिल्डिंग्स एंड यूनिवर्सिटीज में आपको कौन दिखेंगे, प्रोफेसर्स दिखेंगे, आपको साइंटिस्ट दिखेंगे, रिसर्चर्स दिखेंगे, इसी तरीके से एलिमेंट्री स्कूल्स में टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऑफिस बिल्डिंग में इंटेलेक्चुअल वर्क हो रहा है। तो ये चीजें कौन सी सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, तो एक टर्म इन सभी के लिए हम जो है एक तरीके से यूज कर सकते हैं, इंटेलिजेंट या फिर इंटेलेक्चुअल सेक्टर, इसे हम कह सकते हैं। इंटेलेक्चुअल पीपल जो है वो कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हैं। यस, अगर आपने आंसर दिया है डी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज वी नो कि क्वाटरनरी सेक्टर में होता है ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज इंटेलेक्चुअल। एंड अगेन रिकॉल, क्वाटरनरी सेक्टर कौन से सेक्टर का सब सेक्टर है, टेरिशरी सेक्टर का। डी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा।
ब्रिटिश टाइम से रिलेटेड स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं विथ रेस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा सही है वो पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इंडियाज कॉमर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर हैम्पर्ड बाय यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया का जो कॉमर्स है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, यानी कि मेजर इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज हैं वो हैम्पर हुए थे, यानी कि उनको क्षति पहुंची थी बिकॉज ऑफ द यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये इसे जो है वेल्थ ड्रेन का नाम दिया गया है। ड्रेन यानी कि जो कि एक ही डायरेक्शन में, यूनिलेटरल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। ड्रेन आपने देखा होगा, ड्रेनेज जो है नाला, उसको आपने देखा होगा, एक ही डायरेक्शन में वो फ्लो करती है। और इसी तरीके से इंडिया से जो वेल्थ ड्रेन है वो हुआ, तो उसके अलग अलग तरीके ब्रिटिशर्स ने निकाले थे। उसकी वजह से उसका एक तरीका था यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल्स। इंडिया से जो है कैपिटल, रॉ मटेरियल, कैपिटल यानी कि पैसे और रॉ मटेरियल जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था उसे वो ले जा रहे थे, और इसकी वजह से इंडिया की कॉमर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर असर हुआ था। क्या? Under British rule, India developed into a high-quality labor market. According to statistics, less than 1/6 of Indians were only literate. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये पढ़ लिया हमने, साथ में आपको साथ ऑप्शंस भी देखते जाना है कि क्या सही क्या गलत हो सकता है। पहला स्टेटमेंट तो हमें सही लग रहा है। जैसे पहला सही लगा, हमारे ये दो ऑप्शंस यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि तीनों ही ऑप्शंस के पीछे हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेस देन 1/6 ऑफ इंडियंस वर ओनली लिटरेट, ये चीज दिया गया है। ये शायद हमें याद हो, नहीं याद हो, 1/6 है, 1/4 है, ये गलती हो सकती है। इस वजह से आपको ऑप्शंस देखने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली। 2 या 3 में से कोई एक ही करेक्ट है। दूसरा पढ़ते हैं यहाँ पर, अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया डेवलप्ड इनटू हाई क्वालिटी लेबर मार्केट। तो ये क्वालिटी एक फीचर है जिसके बारे में शायद आपको पता होगा। लेबर मार्केट इंडिया में बहुत ही ज्यादा उस समय जो है यूज की जाती थी, लेबर जो है यूज किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, बट द क्वालिटी वाज नॉट हाई। ठीक है, क्वालिटी जो है लो क्वालिटी लेबर मार्केट में डेवलप हुआ इंडिया का जो लेबर मार्केट है। ठीक है, हाई क्वालिटी कब होगा, बहुत ही बढ़िया पढ़ाई होगी, बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे होंगे, देन वी कैन से हाई क्वालिटी, या फिर उनके स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, इन चीजों पर तो ध्यान ही नहीं था, राइट। तो इस वजह से हाई क्वालिटी कहां से होगा, लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी लेबर मार्केट में डेवलप हुआ। सो 2 इज अकॉर्डिंग टू दिस 2 सही नहीं है। जब 2 सही नहीं तो ये एलिमिनेट हुआ और ये सही हो गया, और तीसरा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी देखना है कि एलिमिनेट हो रहे हैं या नहीं। इस तरह से स्टेटमेंट्स अगर दिए हुए हैं, ए इज द राइट आंसर, और यहाँ पर आपको सारे एक्सप्लेनेशन दे दी गई। अब ये देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड द फर्स्ट एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इन हिज बुक Poverty and Un-British Rule in India for the year 1867-68। किसने ये बुक पब्लिश की थी? Poverty and Un-British Rule in India 1867-68 के समय का जो उस समय का जो नेशनल इनकम है, इससे रिलेटेड जो एस्टिमेट्स थे, फर्स्ट एस्टिमेट्स इन्होंने प्रोवाइड किए। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको पता है। इज इट विलियम डिग्बी, दादाभाई नौरोजी, फिनले शरास या VKRV राव? बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा पढ़ के आपको जो है ये याद रह जाएगा। दैट इज बी, दादाभाई नौरोजी। अगर आपने बी जवाब दिया एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये सारे जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं दादाभाई नौरोजी ने वेल्थ ड्रेन के बारे में बात किया था, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इंडिया से किस तरीके से पैसे जो है जा रहे थे, इंडिया पुअर और पुअर और पुअर बनते जा रहा था। तो बी इज द राइट आंसर। एंड ये आपका जो है 10th क्वेश्चन आपके सामने। Which among the following were the features of Indian economy during the British era? Again British era में इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। कौन से सही फीचर्स है वो पूछा जा रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं, पहला है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा है एग्रीकल्चरल कमर्शियलाइजेशन, वेल्थ ड्रेन, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में जो इंडस्ट्रीज थे उन्हें डेवलप होने नहीं दिया जा रहा था। ऑब्वियसली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज करेक्ट। देन और जो इंडस्ट्रीज थे ऑलरेडी, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज थे, इंडिजिनस हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थे, उन सबको डिस्ट्रॉय किया गया धीरे धीरे, और फिर ब्रिटिश जो चाहते थे उस तरीके के इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया। एग्रीकल्चरल कमर्शियलाइजेशन, जी हाँ, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज किया गया। यहाँ आपको जो है खाने के लिए जो क्रॉप्स है वो कम पड़ रहे हैं, आप गेहूं और चावल उगाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडिगो उगाओ, राइट। तो इस वजह से काफी ड्रॉट एंड फेमाइन आए, और ये किस वजह से, कमर्शियल पर्पसेस के लिए इन्होंने ये किया, राइट।
ये चीजें। देन वेल्थ ड्रेन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है जहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैसे जो है जिस तरीके से कैपिटल एंड रिसोर्सेज लेकर जा रहे थे वो इंडिया को पुअर एंड पुअर बनाए जा रहे थे, एंड इसके बारे में दादाभाई नौरोजी और कई और स्कॉलर्स ने भी कहा है। वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जी हाँ ऑब्वियसली इंडियन जो गुरुकुल वो सिस्टम था उसे खत्म किया, और इंग्लिश स्पीकिंग हम कह सकते हैं, लोगों को इतना इंग्लिश सुनने सिखा दिया कि वो काम कर सके अंडर द ब्रिटिश, इतना जो है वेस्टर्नाइज कर दिया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। चारों ही चीजें सही है यहाँ पे। डी अगर आपने जवाब दिया है, डी इज एब्सोल्युटली राइट, एंड इस के साथ हम 11th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which among the following is or are the part of home charges? तो दोस्तों जब भी इस तरीके के टर्म्स है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, ज्यादातर एग्जाम्स में से टर्म्स जो है पूछे जाते हैं, एंड ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच अमंग दीज इज होम चार्जेस, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो इंडिया की है उससे रिलेटेड होम चार्जेस, जो कि 1858-1947 के बीच में ये होम चार्जेस जो है वो इंडिया से वेल्थ ड्रेन करने का, वेल्थ जो है लेकर जाने का एक तरीका था। होम चार्जेस जो टैग दिया गया है ये कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर है ऑफ द ब्रिटिशर्स उसको दिया गया है। तो ब्रिटिश करते क्या थे, ब्रिटिश यहाँ पर अपने खुद के पर्सनल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको पूरी तरीके से इंडिया के रिसोर्सेज से, इंडिया से ही एक्सट्रैक्ट करते थे, ओके, और साथ में बहुत सारा पैसा खुद भी ले जाते थे। तो इस एक्सट्रैक्शन में एक पार्ट था होम चार्जेस। होम चार्जेस में क्या क्या आता है, डिविडेंड टू ईस्ट इंडिया कंपनी शेयर होल्डर्स, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स उनको डिविडेंड्स मिलते थे। आप जब शेयर होल्ड करोगे आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स। इंटरेस्ट ऑन लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड, इंग्लैंड से लोन अगर किसी एंटिटी से लिया गया है बाय दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है वो इंडियन रेवेन्यूज में से देते थे। एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिटिश आर्मी स्टेशन्ड इन इंडिया एंड ब्रिंगिंग देम टू इंडिया, सैलरीज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज स्टाफ। तो हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के डिविडेंड जो है वो होम चार्जेस में आते थे। ये सारे ऐसे चार्जेस है जो कि इंडियन रेवेन्यू, इंडिया में जो भी रेवेन्यू हो रहा है उससे ये पे कर रहे हैं, राइट। इंडिया के रेवेन्यू से जब आप पे करोगे तो इंडिया का जो इनकम है वो ऑब्वियसली कम होगा, और फिर ये सारा इनकम ब्रिटिशर्स के डेवलपमेंट और वेलबींग के लिए जा रहा है। ये चीज हम इससे रिलेटेड बहुत ही बढ़िया फैक्ट हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज राइट, इंटरेस्ट भी पे करती थी जो ब्रिटिश आर्मी यहाँ पर है, उसका एक्सपेंडिचर भी हम देते थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसके स्टाफ के लिए भी एक्सपेंडिचर हम देते हैं। चारों ही जो है होम चार्जेस में ये चारों ही आते हैं। डी इज द राइट आंसर। अगर आपने डी जवाब दिया है 1 2 3 and 4 देन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये एक स्टार्क फैक्ट है, एक फैक्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट हुई इंडियन इकोनॉमी। इंडिया पर कैपिटा इनकम 1600 से 1947 के बीच में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है ये पूछा गया है, राइट। 1700 1800 के बाद ब्रिटिश रूल जो है एकदम एस्टैब्लिश हो गया था यहाँ पर, एंड उसके बाद जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें ग्रोथ किस तरीके से हुआ है वो पूछा जा रहा है। पर कैपिटा इनकम क्या है, अगेन याद करिए, नेशनल इनकम बाय यस पॉपुलेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे ऑप्शन से 12%, 553%, 24 एंड 52%। इनमें से कौन सा सही जवाब है? तो 1600 से 1947 के बीच में आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका पर कैपिटा इनकम में 553% का इंक्रीज देखा गया, यानी कि 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ उनका जो पर कैपिटा इनकम है। बट इंडिया का पर कैपिटा इनकम ओनली 12% इंक्रीज हुआ, एंड सो ए इज द राइट आंसर। और इससे जो पूरा हमारी इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया उसके बारे में हमें पता चलता है, राइट। 13th क्वेश्चन आपके सामने, द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अगेन मैंने आपसे कहा कि जो भी टर्म्स है उसके बारे में तो आपको पता होना ही होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड इन 1978। किसके द्वारा ये टर्म कहा गया था, और ये टर्म एक्चुअली जुड़ा हुआ है किस चीज से? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी 1950 से 80s के बीच में हम देखते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ जो इंडियन इकोनॉमी की है, इंडियन नेशनल इनकम की है, वो किस तरीके की थी? ऐसी थी कि अराउंड 3.5% ही मैक्सिमम जाता था, इससे ऊपर तो जाता ही नहीं था।
तो इस वजह से जो रेट ऑफ ग्रोथ है, इंडिया की रेट ऑफ ग्रोथ है, उसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक टू इंडिया, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ उसे नाम दे दिया गया। किसके द्वारा ये नाम दिया गया है? इज इट दिलीप अब्रू, शंकराचार्य, प्रोफेसर राजकृष्णा या फिर अमिया कुमार बागची? इनमें से कौन सा सही जवाब है? यस, अगर आपने सी जवाब दिया है तो एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका आंसर है प्रोफेसर राजकृष्णा इज द राइट आंसर। तो क्या है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ और कितना परसेंटेज है ये भी आपको याद रखना है, राइट। 3 to 3.5% जो है वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ माना जाता है, एंड स्पेसिफिकली 3.5% इज द राइट थिंग, राइट। 14 क्वेश्चन आपके सामने फ्रॉम 2002 to 3 और इसके बाद 2006-7, ये जो फाइनेंशियल ईयर्स थे, ये जो ईयर्स थे, इनके बीच में इंडिया जीडीपी में ग्रोथ होता है वो 8.6% का एनुअल ग्रोथ होता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 8.6% का एनुअल ग्रोथ होता है, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स डैश, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सेकंड फास्टेस्ट, थर्ड फास्टेस्ट या फोर्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया को बनाता है। तो इंडिया की इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। उनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट है, आज के डेट में भी है। और जो 2002 से 2006-7 के बीच का जो समय था, उस समय एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ 8.6% के आसपास थी और कुछ ईयर्स में उससे ज्यादा भी थी। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना, बट वाज इट ऑन नंबर 1? फास्टेस्ट ग्रोइंग यानी कि नंबर 1 पे, सेकंड यानी कि सेकंड फास्टेस्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो कौन सा नंबर था हमारा वो हमें बताना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम के बीच में कहा गया है कि इंडिया बिकेम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर चाइना, इंडिया बिकेम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और हमारा जो ग्रोथ रेट था ये था, राइट। तो अगर आपने बी जवाब दिया है दैट इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन, आरबीआई हैज प्रेडिक्टेड दैट इंडिया विल ऑफसेट कोविड-19 लॉसेस इन डैश ईयर, ठीक है। कोविड-19 के वजह से हमारी इकोनॉमी हम जानते हैं कि वी शेप्ड हम कह सकते हैं चली गई थी। वी शेप में हुआ ये कि हमारी इकोनॉमी, हमारे जो ग्रोथ था वो एकदम से डिप होता है, नेगेटिव में चले जाता है, एंड देन वी रिकवर स्लोली। अभी हम रिकवर ऑलमोस्ट कर रहे हैं, बट वो जो रिकवरी है पहले के लेवल पर आने के लिए हमें कितना समय लगेगा और कौन से फाइनेंशियल ईयर तक हम जितने भी लॉसेस है उनको कवर कर पाएंगे, ये चीज आरबीआई के द्वारा एस्टिमेट किया गया है। कौन से ईयर के बारे में बात की गई है कि इस ईयर तक हम लोग पूरी तरीके से रिकवर करेंगे, ये कहा गया है। तो कौन सा ईयर कहा गया है? 2023-24 है, 28, 29, 34, 35 है या फिर 26, 27? तो बहुत जोश में आके हम 23-24 हमें आंसर नहीं करना है। द करेक्ट आंसर हियर इज 34, 35 तक जितने भी कोविड के वजह से इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं उसको हम रिकवर कर पाएंगे, ये चीज कहा गया है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो अगर आपने सी जवाब दिया है दैट इज करेक्ट। 2034-35 इज द राइट आंसर। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए इसमें है नहीं, तो पूरा रिकवरी तब तक होगा आरबीआई के एस्टिमेट्स के हिसाब से। अब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन के फादर किन्हें कंसिडर किया जाता है? मिस्टर एमएस स्वामीनाथन, इन्हें, तो एमएस स्वामीनाथन इनके बारे में हम जानते हैं, इन्हें ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कंसिडर किया जाता है। ऑल्सो एवरग्रीन रेवोल्यूशन का, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, एवरग्रीन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, बट देन जो प्रैक्टिसेस है हमारी वो सस्टेनेबल हो, उसे हम एवरग्रीन कह रहे हैं। क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ये सब यूज किया, बट उन चीजों से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो नहीं यूज करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें जाना चाहिए, ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन है। दोनों चीजें मिस्टर एम एस स्वामीनाथन इनके द्वारा कही गई। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? यस, व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि मिल्क से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़े हुए हैं। अब डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं टू ब्लू रेवोल्यूशन, जो हमारी फिशरीज है उनसे जो है रिलेटेड इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। तो ये सारे फादर ऑफ दीज रेवोल्यूशन है। अरुण कृष्णन ए बी इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हमारा सही जवाब यहाँ पर है मिस्टर निरपाक तुटेज, जो कि फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन है। अगर आपने डी जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गोल्डन रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है हनी और हॉर्टिकल्चर, इन चीजों से। ओके, हनी एंड हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ है, हनी गोल्डन कलर, तो इस तरीके से आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। पिछला स्लाइड अगर आपने अच्छे से आप देख चुके हो तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो। पहला यहाँ पर नाम है विशाल तिवारी, तो ये जो है रेड रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। रेड रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है विथ टोमेटो एंड मीट, ठीक है, और इन्हें जो है रेड रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। तो इस वजह से ए इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा गया? एवरग्रीन रेवोल्यूशन। आप अब तक जवाब लिख चुके होंगे एंड यस अगर आपने बी लिखा है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मिस्टर एम एस स्वामीनाथन, नरेंद्र मोदी जी नहीं है, इन्होंने प्रोटीन रेवोल्यूशन का जो टर्म है वो कॉइन किया गया था। दिस इंदिरा गांधी, ये भी नहीं है, इन्होंने ये सिल्वर रेवोल्यूशन के फादर या फिर मदर कह लो आप, वो इन्हें कहा जाता था, राइट। तो सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? थोड़ा सा फटाफट से सोचो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज मिस्टर एम एस स्वामीनाथन। 18th क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर अकाउंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। आज के डेट में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की जब हम बात करें तो कौन से सेक्टर में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है वो देखने को मिलेंगे जो कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है। वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसका कौन से सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा आपको जो है देखने को मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, वो आपको बताना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर, टेरिशरी या फिर क्वार्टरनरी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड लेबर आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से रिलेटेड जो लेबर उनके बारे में बात की जा रही है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हम बात कर चुके हैं कि जो कि फॉर्मल नहीं है, जिसमें टर्म सही से डिफाइंड नहीं है, जो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड नहीं है और जहां पर आपको जॉब एंड सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो इन चीजों को अगर हम देखें तो टेरिशरी एंड क्वार्टरनरी सेक्टर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही कम ऐसा होता है, मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में से ज्यादा अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऐसा होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर है वो है, राइट। इफ यू हैव आंसर्ड बी, एब्सोल्युटली करेक्ट है वो। बढ़ते हैं आगे 19 क्वेश्चन की तरफ। द नेट एरिया सोन इज डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के टोटल एरिया में कितना परसेंटेज जो है नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया इज वहां पर आपको क्रॉप जो कि प्रोडक्टिव हैं ऐसे क्रॉप्स देखने को मिलेंगे। ऐसा कितना एरिया है इंडिया का वो पूछा जा रहा है। ये परसेंटेज जो है हमारे बुक में इससे रिलेटेड बात की गई है। अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान से आपको जो है आंसर करना है। द नेट सोन एरिया इज अबाउट डैश, तो इज इट 38, 17.7, 53.6 या 42.4? यहाँ पर सही जवाब है डी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो आपको ये नंबर्स भी थोड़ा याद रखना होगा। कुछ ही नंबर्स है ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड और वो सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स इन सेशंस के थ्रू भी हम रिवाइज कर रहे हैं। तो दैट वाज 19th क्वेश्चन। 20th एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, द बेस ईयर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इज डैश। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर क्या है जो कैलकुलेट किया जाता है? तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड आपको एक आइडिया देता है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है ये। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं या फिर इंडिकेटर्स हैं जो कि इस इंडेक्स का पार्ट बनते हैं। इसके साथ यूज बेस्ड सेक्टर्स यानी कि ऐसे सेक्टर्स जो कि कंज्यूमर गुड्स वगैरह बना रहे हैं उन सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटी है उस पर ये इंडेक्स आता है कि किस तरीके से ग्रोथ है या कम हो रहा है। यहाँ पर CSO के द्वारा, हमारा जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा ये रिलीज किया जाता है एवरी मंथ। तो ये एक बेस ईयर में कितना था उसके सामने अभी कितना है, इन कंपैरिजन टू दैट अभी कितना है वो हम लेते हैं। तो वो बेस ईयर कौन सा है? इज इट 1980, 81, 1990, 91, 2000, 2001 या फिर 2011, 12? यस, अगर आपने डी जवाब दिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमें याद रखना है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग द सेशन अच्छे से। अगर आप सेशन देखे हो तो इसको आप आंसर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा इसे। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफर्ड टू बाय द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज डैश।
इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट का परसेंटेज कितना है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जब हम कह रहे हैं, इज इट 6 to 7, 7 to 8%, 9% या फिर 3.5%? बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ आपके कोई भी क्वेरीज है जैप के प्रिपरेशन से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। 20 में से आपके पॉइंट्स कितने बन रहे हैं जरूर लिख के जाइएगा इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई। जय हिंद।